नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। ये जो लूसेंट का जीव विज्ञान जो टॉपिक है उसका पार्ट 1 का मेरा वीडियो है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि लूसेंट को एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे बनाए, इसको रटने से कैसे बचे और क्या क्या चीज़ रटे, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है उसको हम हाईलाइट करेंगे। आप लोग उसको याद रखिएगा, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा जहाँ पे समान विज्ञान मतलब जनरल साइंस आपको एनडीए या सीटीएस या उच्च क्वालिटी के साइंस जहाँ पे पूछे जाते हैं वहाँ पे आपको एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ या कोई जैसे बिहार दुर्गा का एग्ज़ाम होता है या कोई ऐसे एग्ज़ाम होता है जहाँ पे साइंस जनरल पूछे जाते हैं, वहाँ पे यह मतलब जो होता है अच्छा भूमिका निभा देता है ये किताब। तो आप लोग इसको आराम से देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल से जुड़े फ़ायदा होगा। हाँ, इसके पहले मैं एक बात कहूँगा कि हम टारगेट ऑफ डे बीपीएससी के लिए चला रहे हैं। अभी वर्तमान में डेली वर्क देते हैं और रात में आपको उसी वर्क जो दिए रहते हैं उसी में से हम टेस्ट बनाते हैं। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए या बिल्कुल फ्री है। ठीक है, शुरू करते हैं। जीव विज्ञान का परिभाषा दिया है जिसमें आपको जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसका आपको कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, और बायोलॉजी का तोड़ा है बायो प्लस लॉजी में, मतलब बायो माने जीवन, लाइफ और लॉजिस्ट माने अध्ययन स्टडी, मतलब बायोलॉजी में जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो लाइम मार्क ने किया था। जीव विज्ञान, इसमें इंपॉर्टेंट यही लाइन है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? लाइम मार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। याद रखिएगा, दोनों आदमी के नाम याद रखिएगा। कब किए थे डेट नहीं पूछेगा उतना। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, अधिकांश बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग भी याद रखने का प्रयास करिएगा। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खियों का अध्ययन, सेरिकल्चर माने रेशम कीट का अध्ययन, पेसिकल्चर माने मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी मीन्स कोको का अध्ययन, फाइकोलॉजी माने शैवाल का अध्ययन और एंथ्रोलॉजी माने पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी माने फलों का अध्ययन। ठीक, आर्निथोलॉजी माने पक्षियों का अध्ययन। ठीक, इक्थोलॉजी मीन्स मछलियों का अध्ययन, एटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी माने वृक्षों का अध्ययन, ओफियोलॉजी माने सर्फों का अध्ययन, सोरोलॉजी माने छिपकलियों का अध्ययन। ठीक, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे सिल्वीकल्चर मीन्स काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर मीन्स उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर मीन्स फूलों की विज्ञान। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा, जरूरी है। ठीक है, और जरूरी है सब याद रखिएगा, इसमें गेस नहीं किया जा सकता। लेकिन सेरिकल्चर आप लोग याद नहीं हो रहा है तो सेरिकल्चर यहाँ पे, एक मिनट, आप लोग को याद नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर, माइकोकल्चर और फाइकोकल्चर इतना याद रखिएगा। ठीक, इतना से आपका काम चल जाएगा, प्लस ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इतना। नहीं तो बाकी सब याद करना जरूरी है, छोड़कर नहीं चल सकते हैं इसमें। चलिए, जीव विज्ञान का एक कर्मठ ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के द्वारा किया गया था। ठीक, कौन किया था? तो अरस्तु किए थे, इसीलिए अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो जीव विज्ञान का पिता कौन है? तो अरस्तु है, याद रखिएगा अरस्तु। ठीक, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ग्रीक, वर्तमान यूनान के रहने वाले हैं नहीं। ठीक, इन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, आगे हम बढ़ेंगे, आगे देखेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण में देखिएगा तो यहाँ पे जीवधारी जो होते हैं, सबसे पहले अरस्तु ने जीवधारियों को 2 वर्ग में बांटा, एक जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। ठीक, बेसिक जहाँ पे साइंस पूछे जाते हैं आराम से आपको इस लूसेंट को चलिए, मोटा वाला लूसेंट नहीं, केवल आपको विज्ञान दिया है वो भी नहीं, केवल ये पढ़िए और घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक बनाइए। ठीक है, मन करे तो एसएससी रेलवे और पीसीएस तीनों को बना दीजिए। ठीक है, अगर रेलवे एसएससी का एग्जाम देते हैं तो रेलवे एसएससी को बनाइए और पीसीएस का एग्जाम देते हैं तीनों को बनाइए, नहीं तो पीसीएस वाला बना दीजिए। मोस्ट रही है। ठीक, हम कराएंगे भी अपने चैनल पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसे से आधुनिक प्रणाली की नींव पड़ी, इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन कहलाता है? लिनियस कहलाता है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी में वर्गीकरण होता है। ठीक, अब लिनियस के बारे में यहाँ पर दिया है। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक की रचना कौन किया? तो लिनियस की है। संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में एक
आपको दो जगत, एक किंगडम और मतलब पादप जगत और दूसरा आपको जंतु जगत। कितने जगत में बांटे? एक पादप जगत, दूसरा जंतु जगत में बांटे। ये भी जैसे अरस्तु बांटे हैं इस, और लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी आधार पर वर्तमान वर्गीकरण की नींव पड़ी, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन? लिनियस। और जीव विज्ञान के पिता कौन? कौन? तो अरस्तु, ठीक, याद रखिएगा। जंतु विज्ञान का पिता कौन? तो अरस्तु, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। जीव विज्ञान, जीवधारियों का 5 वर्गीकरण। वर्तमान में जो वर्गीकरण चलता है वो यही चलता है, फाइट किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसको कौन किए हैं? तो हेक्टर किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डेट याद रहे तो रखिएगा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। 1969, ठीक। ये 5 जगत कौन कौन है इनका? तो इनके अनुसार आपको और मुनरा है, पुष्टिटा है, पादप है, कवक है, जंतु है। याद रखिए, कवक, पादप, जंतु और पुष्टिटा, मुनरा, 4-5 का नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे हम आएंगे इसमें, तो आपको यहाँ पे आइए मुनरा। मुनरा जो है, जो बांटे हैं, सबसे प्रथम जो खंड है हेक्टेयर के अनुसार उसमें मुनरा है। ये इसमें प्रोकैरियोटिक जीव रहते हैं, अर्थात वैसे देखिए कोशिका के आधार पर टोटल जो जितने होते हैं जीव जंतु पौधे, उसको 2 भाग में बांटा जाता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, ठीक। मुख्य अंतर यही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको केंद्रक का विकास नहीं हो पाता है, केंद्रक झिल्ली नहीं बन पाते हैं, केंद्रक रहता है लेकिन विकसित अवस्था में नहीं रहता है। केंद्रक आपको कहाँ पे? आपको कोशिका द्रव में ही मिलेंगे। ये आपको जनरल कोशिका क्लासिफिकेशन है, एक कोशिका झिल्ली हो गया, एक कोशिका द्रव हो गया, एक केंद्रक हो गया, एक केंद्रक द्रव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वहाँ पे ए वाला झिल्ली केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है, केंद्रक रहता है लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है। केंद्रक जो होता है आपको, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, केंद्रक जो होता है ये आपको कोशिका हो गया, हम आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका बता रहे हैं। ये कोशिका हो गया, झिल्ली हो गया, इस कोशिका द्रव है, ठीक है, द्रव है, चिपचिपा द्रव रहता है, इसमें कोशिका के अंग रहते हैं बहुत सारे, ठीक। तो इसी में केंद्र की एक उरी रहेगा, अलग से उसका विकास नहीं हुआ रहेगा, इसीलिए वो अविकसित कोशिका कहलाएगा, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहेंगे। और जो विकसित कोशिका होगा वो आपको 3 लेयर में होंगे, ठीक। एक कोशिका झिल्ली हो गया, एक आपको कोशिका द्रव हो गया, दूसरा केंद्रक झिल्ली हो गया, ठीक। और ये आपको केंद्रक हो गया, मतलब ये केंद्रक द्रव हो गया और उसके अंदर केंद्रिका होगा, ठीक। ये विकसित कोशिका का स्वरूप है। लेकिन अगर अविकसित कोशिका देखिएगा तो कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका द्रव होगा, बस 2 पार्ट, ठीक। और उस कोशिका द्रव में ही केंद्र की इकुरी रहेगा, ठीक। तो जो मुनरा, जितने भी मुनरा हैं उसको आप क्या कहते हैं? मुनरा जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव इसमें आते हैं, जो जिनका कोशिका सही से विकास नहीं हो पाता है, ठीक। प्रोस्टेटा जो है उसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक मतलब विकसित कोशिका होते हैं, याद रखिएगा, ठीक। यह पादप और जंतु के बीच स्थित एक एग्लिना इसी जगत में है। एग्लिना किस जगत में है? तो प्रोस्टेटा में, याद रखिएगा। एग्लिना जो है आपको पादप और जंतु जगत के बीच में संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। इसमें कुछ एग्लिना में जो होते हैं कुछ पादप का गुण होता है, कुछ जंतु का गुण होता है, इसीलिए दोनों के बीच की कड़ी माने कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप, पादप आप जानते ही हैं, जितने प्लांट आते हैं इसमें आ जाते हैं, बहुकोशिकीय, ठीक। और प्रकाश संश्लेषी जो पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें से वाल, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे सभी आ जाएंगे। कवक जो होते हैं, कवक अलग एक कर्म है कवक का, जिसमें यूकैरियोटिक, ठीक, और प्रोपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब इसमें जीव आते हैं, छोटे छोटे जीव आते हैं, ठीक, जो यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इसका विकसित कोशिका होता है। इसमें ऐसे जीव आते हैं जिनका इस पर आधारित है, और इनका इसका जो है आप अवशोषण, इसमें जो भी को आएंगे वो अवशोषण के द्वारा भोजन पाचन करेंगे, मतलब कहीं जाएंगे, कहीं जाके अस्थिर हो जाएंगे, वहीं पे आपको सोख के वहाँ से भोजन प्राप्त कर लेंगे अपना, उनको कवक कहा जाएगा। वो खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं, ठीक। ऐसे जो कवक जो होते हैं, जो परजीवी अथवा मृत भोजी होते हैं, मतलब मृत जीवों पर अपना निवास करते हैं, उनको कवक श्रेणी में रखा जाता है, ठीक। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो संकरा होता है। काइटिन क्या होता है? संकरा होता है, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। जंतु, जंतु जो है इस जगत में बहुकोशिकीय जंतु रखा जाता है, ठीक है। ये आपको प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक होता है, याद रखिएगा, जिसमें हम सब याद है, मछली, पक्षी, उभयचर सब कुछ आ जाता है, ठीक। तो आपको पाँचों को बताएं, पाँचों को याद कैसे करना है। तो मुनरा में मुनरा जो होता है प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं इसमें, जिसमें साइनोबैक्टीरिया, ठीक, जीवाणु, आगे बैक्टीरिया सब आ जाएगा, ठीक। तो मुनरा का वर्गीकरण प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें आएंगे। प्रोस्टेटा जो होते हैं इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक, जिसमें एग्लिना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जंतु और पादप के बीच की कड़ी है।
उसके पादप में पादप आएंगे और कवक में वैसे जीव आएंगे जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, मतलब मृत जीवी होते हैं, दूसरी जगह जाकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। इनकी कोशिका जो होती है काइटिन की बनी होती है, मॉस में भी, ठीक है। जंतु में सभी लोग आते हैं, आपको पता ही है, ठीक। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नोट, वर्गीकरण की वर्तमान इकाई जो होती है क्या है, जाति है, याद रखिएगा। यूनिट जो होता है वर्गीकरण का सबसे, वो जाति है। तो जीवों के नामांकन की द्विनामपत्ति, यहाँ पे अब आते हैं वित्त का वो टॉपिक। तो जीवों के नामांकन की जो द्विनामपत्ति है उसमें इसकी शुरुआत कौन किया था, तो कैरोलिनस लिनियस के द्वारा किया गया था 1753 में। याद करने की जरूरत नहीं है कब किए हैं, बस कौन किए हैं, द्विनामपत्ति के जनक कौन है, तो कैरोलिनस लिनियस है, ठीक। इन्होंने वर्गीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है। चलिए इन्होंने क्या किया, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक पहला जो नाम होता है वंश का, दूसरा जाति का। जैसे हम लोग के यहाँ बिहार या कहीं और राज्य में क्या होता है, लास्ट में जाति का नाम, जाति सूचक शब्द जुड़े हो रहते हैं। इसमें उसी तरह से इन्होंने भी वर्गीकरण किया, लास्ट में क्या होगा, जाति का, पहला वंश का। इस तरह से आप रिलेटेड करके याद रखिएगा, ठीक। वंश तथा जाति नामों के बाद जो खोज किए रहते हैं ना, उन वैज्ञानिक का नाम रखा जाता है, ठीक। पहले वंश का जाति नाम होगा, तब जाति का होगा, तब खोज करने वाले का नाम रहेगा। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस लिनियस। क्या नाम है, होमो सैपियंस लिनियस, ठीक। तो वास्तव में होमो उस जाति का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है, ठीक। मतलब जाति का नाम होमो सैपियंस किस जाति का नाम है, जिसका जाति का नाम सैपियंस है। और आपको सॉरी, हाँ, जाति का नाम सैपियंस है, होमो है वंश का नाम है, ठीक है। और लिनियस ने खोज किया था, तो लिनियस कहते हैं। तो होमो सैपियंस लिनियस, होमो वंश का नाम, सैपियंस जाति के नाम, लिन वैज्ञानिक के नाम, ठीक। लिनियस का शॉर्ट फॉर्म लिनियस है, ठीक। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होमो सैपियंस लिनियस, ठीक है। तो पहले क्या चीज़ का नाम देंगे, वंश का नाम, तब बाद में जाति का नाम दिया जाता है, और लास्ट में वैज्ञानिक जो खोज किए रहते हैं उनका नाम दिया जाता है। तो कुछ वैज्ञानिक नाम है जिसको आप लोग को याद रखना है। अगर नहीं याद हो रहा पा रहा है इसमें, तो आप लोग केवल मनुष्य का याद रखिए, होमो सैपियंस, ठीक है। बाकी छोड़ दीजिए और याद कर लीजिएगा। तो आप लोग जितने भी राष्ट्रीय मतलब जो भी पशु पक्षी हैं, जंतु हैं, उनका नाम याद रखने की कोशिश कीजिएगा। वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पोलिटी में हम बता देंगे। यहाँ पे मेढक का नाम याद रखिए, टर्नर टेगरिना, बिजली का फैलिस डोमेस्टिका, पहले मनुष्य, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रीय पशु पक्षी पुष्प, इस सब का इंग्लिश नाम मतलब वैज्ञानिक नाम याद रखिए। उसके बाद थर्ड में आइए तो इसे याद रखिएगा। इसमें क्या याद रखना है आपको, मेढक का टर्नर टेगरिना, बिल्ली का फैलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फेमिलियर, गाय का बॉस इंडिकस, मधुमक्खी का मोस्का डोमेस्टिका, ठीक है। आम का मैनिफेरा इंडिका, ये नाम याद रखिएगा। राष्ट्रीय फल है हमारा धान का ओरिजा एस्टिवा, गेहूँ का ट्रेटिकम एस्टिवा, मटर का पसिया एस्टिवा, चने का सेंसर अर्स्टिनम, सरसों का बारिस्का कैम्पेस्ट्रिस, याद रखिए इतना नाम, ठीक। ये हो गया आपको वर्गीकरण। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग क्या, तो जंतु विज्ञान। यहाँ पे हम क्या बताएंगे आपको, जंतु विज्ञान बताएंगे। तो जंतु विज्ञान में जब आइएगा, तो जंतु विज्ञान जो आपको इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जीव द्रव्य के बारे में देखिए। तो जीव द्रव्य क्या है, देखिए ये कोशिका हो गया हमारा, ये क्या हो गया, कोशिका हो गया, ठीक। कोशिका में ये आपको ये हो गया कोशिका झिल्ली, ये हो गया केंद्रक झिल्ली, ठीक। इसके बीच में जीव द्रव्य होते हैं, ठीक। यहाँ पे भी द्रव टाइप का मटेरियल होता है, तो इसी को जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य के अंदर आपको कोशिका का द्रव, ये कोशिका का द्रव हो गया, ये आपको केंद्रक का द्रव हो गया। केंद्रक के अंदर है तो केंद्रक का द्रव, ये सब कोशिका के अंदर द्रव है तो कोशिका का द्रव। तो दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, जीव का द्रव कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो जीव द्रव बराबर कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, ठीक। समझ में आ गया। चलिए, तो इसको सबसे पहले जो खोज किए थे वो कौन थे, पुरुंकिंजे थे। जीव द्रव का नामकरण कौन किया था, पुरुंकिंजे। कब किए थे, 1839 में। नाम अगर याद नहीं रहे, डेट याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यह एक तरल गड्ढा रंगीन परभासी लसलसा वजनयुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होती है, ठीक। जितने सांस लेना, पाचन वाचन सब इसी में होता है। इसीलिए जीव द्रव जो होता है को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। तो जीवन का भौतिक आधार कौन है, तो जीव द्रव है। जीव द्रव 2 भाग में बांटा जाता है, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। बतेबे किए हैं। यह कोशिका में केंद्रक और झिल्ली के बीच में। अब देखिए कोशिका द्रव कहाँ पाए जाते हैं, आप पिक्चर देखिए। ये हो गया हमारा कोशिका, ये होगा केंद्रक, एक कोशिका झिल्ली हो गया, एक केंद्रक झिल्ली हो गया, ठीक है। इसके बीच में जो जीव द्रव होंगे उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव,
क्या कहेंगे, सॉरी, इसको क्या कहेंगे, आपको कोशिका द्रव कहिएगा। क्या कहिएगा, इसको कोशिका, जितने द्रव होंगे यहाँ पे कोशिका द्रव हो गया, और इसके अंदर लोग जो होंगे वो केंद्रक द्रव होंगे। ठीक, तो कोशिका द्रव जो होता है अब वो कहाँ होता है, तो कोशिका में केंद्रक या कोशिका झिल्ली के बीच में, ये केंद्रक हो गया, उसके आई कोशिका झिल्ली हो गई, इसके बीच में क्या है, तो कोशिका द्रव है। ठीक, याद रखिएगा। उस तरह से केंद्रक द्रव जो है आपको कहाँ पे है, तो कोशिका में केंद्र के अंदर रहता है, मतलब केंद्र है, इसके अंदर कोशिका केंद्रक द्रव रहेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक, जीव द्रव का ये सब याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जीव द्रव जो है, द्रव पदार्थ जो मटेरियल है, उसके 99% जो भार होते हैं, पार्ट होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं, तो ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। इसकी कोई आपको उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल से बना होता है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या चीज़ से बना होता है, जल से बना होता है। इसका भी कोई जरूरत नहीं है। जीव द्रव में कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक 18:19 में होते हैं। ये भी कभी नहीं पूछे जाते, हमको तो मिला नहीं है, आप लोग को मिला होगा। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे था उसको हम बता दिए, समझा दिए क्या क्या है। चलिए आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आइए, कोशिका। कोशिका कुछ देखिए, हम विद्वान आप लोग को नहीं बना रहे हैं, बस उतना ही चीज़ बता रहे हैं जो आप लोग जल्दी याद करके किसी एग्जाम में क्वालिफाई कर जाइएगा। मेरा उद्देश्य यही है। विद्वान बनना होगा तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा होगा, बहुत सारा वीडियो पड़ा होगा, उसको जाकर देखिए। हमारा वीडियो से कोई आपको विद्वान नहीं बन पाइएगा। हाँ, एग्जाम जरूर पास कर जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा, बहुत कम मेहनत में। ठीक, चलिए एक आता है आपको कोशिका। कोशिका जो होता है सेल, तो सेल में हम जब आएंगे तो सेल बता भी किए, सेल के आपको पार्ट 2 कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव बताइए दिए। अब देखिए, सेल जो होता है जीवन की क्या होता है, सबसे कार्यात्मक और सकारात्मक इकाई है, मतलब इसमें सब प्रकार का फंक्शन, सब प्रकार का संरचना इसी के द्वारा बनते हैं। जितने भी शरीर का संरचना है कोशिका से ही बनते हैं, और कोशिका में ही शरीर के संपूर्ण कार्य होते हैं, इसीलिए इसको कलात्मक और सकारात्मक इकाई भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। इसकी खोज जो होता है रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन पहली बार आपको जीवित कोशिकाओं को देखने का श्रेय किसको जाता है, एंटोनी ल्यूनाक को। इन्होंने अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसी से देखा था। ठीक, तो कोशिका का खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, मृत कोशिका का, लेकिन जीवित कोशिका का खोज जो किए थे वो एंटोनो ल्यूनाक ने किए थे अपने सूक्ष्मदर्शी से देख के। ठीक, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है। ठीक, चलिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है। कोशिका शब्द का प्रयोग कौन, रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले, कब, 1665 ईस्वी में। ठीक, इन्होंने आपको पेड़ के छाल जो ऊपर का पार्ट होता है उसको देखा, देखने के बाद में इन्होंने भी अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसे देखा, देखने के बाद में इनको ये जो है मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसके समान दिखाई दिया, इसीलिए एक छोटे छोटे घर के समान दिखता है वो भी, तो इसीलिए इसको सील नाम दे दिए। ठीक, तो इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। ठीक, तो कोशिका का खोज भी किया था और कोशिका का नाम भी दिया था। सबसे छोटी कोशिका जो होती है, आगे हम जाएंगे उसमें देखेंगे, सबसे छोटी कोशिका जो होती है जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है आपको किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका का होती है। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की होती है। ये मानव की तंत्रिका तंत्र की बात हो रही है। ठीक है, और मानव की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो स्पर्म की कोशिका होती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है मतलब वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, लेकिन सबसे लंबी जो होती है वो मानव के तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। लंबा इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से आपको बता रहे हैं, 1 मिनट, इस तरह से। ठीक, पूंछ के समान आकृति होता है, दिखा देंगे आगे चल के। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे इसका कोई आवश्यकता आपको नहीं है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो सबसे पहले कौन किया है, तो 1839 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने किया था। ठीक, याद रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान, शॉर्ट नेम स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान, कब, 1838 से 39 में, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये बताने में असफल हो गए कि नई कोशिका कैसे बनता है, जिसको बाद में नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है भाई, तो कोशिका से होता है नई कोशिका का निर्माण, ये बात नहीं बता पाए। तो इसको कौन बताया, तो रॉबर्ट बिरचो के द्वारा इसको बताया गया बाद में। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बात बोला गया है, कोशिका सिद्धांत में क्या बात बोला गया है, तो कोशिका सिद्धांत का मुख्य बात इस प्रकार है, सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। जितने भी जीव हैं वो क्या चीज से बने हैं, कोशिका के बने हैं। ये बात बता दीजिए, आप लोगों को याद हो गया। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, मतलब शरीर में कोई कोशिका है
इसका मतलब वो कोई ना कोई दूसरे कोशिका से बना हुआ है, पहले से अस्तित्व कोशिका से बना है, ठीक है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। मतलब कोशिका का निर्माण जैसे होता है उसमें केंद्रक मूल भूमिका निभाता है। मतलब कोशिका के निर्माण में सबसे मूल भूमिका किसका होता है, तो केंद्रक का होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो एक कोशिका सिद्धांत में ये बात है कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। कोशिका का निर्माण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो केंद्र के द्वारा निभाया जाता है। सलाइडर और स्वान कोशिका सिद्धांत दिए हैं, ये बात आप लोग बता दिए। आगे हम देखेंगे कोशिका जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दूसरा यूकोरियोटिक होता है। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकोरियोटिक होता है। अभी थोड़ा देर पहले अंतर बताया, मेन अंतर बताया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होते हैं इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बनता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमेटिन यानी क्रोमोसोम नहीं बनेगा, ठीक है। क्रोमेटिन नहीं बनता है, केवल डीएनए का सूत्र गुणसूत्र के रूप में काम करता है बस, ठीक है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिका नहीं होता, मतलब केंद्रक नहीं होता है। बता भी किए हैं हम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। आपको कोशिका द्रव में ही एक और कोना में रहेगा ये, ठीक। उसमें केवल डीएनए ही होता है, उस वहीं आपको गुणसूत्र के रूप में काम करता है। क्रोमेटिन विकसित कोशिका में गुणसूत्र के रूप में काम करता है, लेकिन मेन बात है कि प्रोकैरियोटिक में आपको क्या होता है, क्रोमेटिन हो ही नहीं करता है। तो आपको गुणसूत्र के रूप में कौन काम करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डीएनए काम करने लगता है, ठीक है। और इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक, बता दिए, ये भी बात बता दी हम लोग। जीवाणु और नीलहरित शैवाल में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं, याद रखिएगा, ठीक। आगे हम देखेंगे तो इसमें आपको आएंगे, ये आपको अंतर बताया है दोनों में, उतना ज़्यादा जाने। हाँ, यूकैरियोटिक, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा हुआ होता है। इसमें केंद्रक रहता है, बते भी किए हैं, ठीक है। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त रूप से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है, ये सब होता है, ठीक है। क्रोमेटिन भी होता है, केंद्रिका भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, ठीक, समझ गए। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है विकसित कोशिका है, इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, क्रोमेटिन भी होता है और केंद्रिका भी होती है। न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर जो आपको देखिए, ये हो गया आपको, मान लीजिए केंद्रक है, तो यहाँ पे केंद्रिका होगी, ठीक। ये आपको कोशिका झिल्ली हो गया, ये कोशिका द्रव हो गया, एक केंद्रक झिल्ली हो गया, ये केंद्रक है तो केंद्रक आवरण केंद्रक झिल्ली हो गया, इसके बीच में केंद्रक द्रव होगा, ये होगा क्या, केंद्रिका, ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे हम देखेंगे, अंतर है, इसको मेन अंतर आपको बताइए दिए, ठीक। तो यहाँ पे कोशिका, यहाँ पे एक मिनट देख लीजिए, इसको क्या देखना है, हाँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक मतलब नहीं होता है, और उसमें आपको यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, ठीक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं होता है, उसमें केंद्रिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको क्या होता है, क्रोमेटिन नहीं होता है, उसमें क्रोमेटिन होता है, ठीक। ये बात आप अपना याद रखिएगा। चलिए आगे हम आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, अब यहाँ पे एक मिनट, कोशिका यहाँ पे हो गया, हाँ, कोशिका के मुख्य भाग, यहाँ पे कोशिका का मुख्य भाग, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है कि हाँ सर हमको इजीली लिसन टॉप याद हो जाएगा, ज़्यादा आसान मतलब मुश्किल नहीं होगा याद करने में, तो ज़रूर बताइए कि हाँ वीडियो अच्छा है, और इसमें कमेंट करके और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको आगे वीडियो को जारी रखें, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।